Hello everyone, I Avinash Patil welcome you in my YouTube channel. Let us start the topic. चलिए गाइस, आज का हमारा जो टॉपिक है वो क्लास 12th का सेकेंड चैप्टर सॉल्यूशन के बारे में है। लेकिन सॉल्यूशन चैप्टर को पढ़ने से पहले मैं कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट्स है जिनका जानना आपके लिए ज़रूरी है। और मैं जानता हूं कि बहुत सारे स्टूडेंट्स इस बेसिक कॉन्सेप्ट को जानते होंगे, लेकिन फिर भी मेरे पढ़ाने का एक तरीका है कि मैं ज़ीरो से किसी भी चीज़ को स्टार्ट करता हूं और कोशिश करता हूं कि जहां तक मेरा नॉलेज है वो आपके साथ शेयर करूं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। नाउ गाइस, आपने पढ़ा होगा मिक्सचर के बारे में पढ़ा हो। मिक्सचर क्या होते हैं ये आप जानते हैं। मिक्सचर दो तरह के होते हैं, होमोजीनस मिक्सचर, हेट्रोजीनस मिक्सचर। होमोजीनस मिक्सचर जो है दो वर्ड से मिलकर बने, होमो एंड जीनस। होमो मीन्स क्या होता है सेम, और जीनस मतलब क्या होता है कंपोजिशन। तो वैसे मिक्सचर जिनके ईच पार्ट का कंपोजिशन सेम होता है उसको बोलते हैं हम होमोजीनस मिक्सचर। वही मैंने लिख भी दिया और आप जानते भी हो। नाउ नेक्स्ट हेट्रोजीनस मिक्सचर, वैसे मिक्सचर जिसके डिफरेंट पार्ट का डिफरेंट कंपोजिशन होता है उसको बोलते हैं हम हेट्रोजीनस मिक्सचर। जैसे एग्जाम्पल है NaCl प्लस वाटर, टी, शुगर प्लस वाटर एंड मेनी मोर। और इधर एग्जाम्पल है मडी वाटर, चॉक प्लस वाटर, सैंड वाटर, ब्लड, मिल्क एंड मेनी मोर। तो आप इस चीज़ को आप जानते हो, कोई बड़ी बात नहीं है ना। हमको जो चैप्टर पढ़ना है और आपको क्लास 12th में जो पढ़ना है चैप्टर का नाम है सॉल्यूशन। तो सॉल्यूशन ओरिजिनेट होता है होमोजीनस मिक्सचर से। और फिर जब क्लास 12th के आगे आप बढ़ेंगे, जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे तो एक और चैप्टर आपके पास आएगा सरफेस केमिस्ट्री। उसमें हम लोग देखेंगे कि हेट्रोजीनस मिक्सचर दो तरह के होते हैं, एक कोलोइड्स और दूसरा सस्पेंशन। उसके बारे में वहाँ पे हम बात करेंगे ना। लेकिन यहाँ पे हमारा जो चैप्टर है सॉल्यूशन, बेसिकली सॉल्यूशन क्या है, एक तो एक तरह का होमोजीनस मिक्सचर है। और इसी होमोजीनस मिक्सचर को समझाने के लिए मैंने इतनी सारी बातें आपको कही है। तो गाइज चलते हैं अपने मेन टॉपिक की ओर, जो कि है हमारा सॉल्यूशन। सॉल्यूशन क्या है गाइज? तो एक तरह का होमोजीनस मिक्सचर है। सॉल्यूशन क्या है? तो एक तरह का होमोजीनस मिक्सचर। मतलब ये हुआ सिंपल बात कि सॉल्यूशन के हर एक पार्ट का कंपोजिशन जो होगा वो सेम होगा। जो कंपोजिशन कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स का एक पार्ट में होगा वही बाकी सब में होगा। ये बेसिक बात समझना बहुत ज़रूरी है, इसलिए मैंने आपको बताया है। नाउ सॉल्यूशन क्या होता है? इट इज ए होमोजेनस मिक्सचर ऑफ टू और मोर कंपोनेंट्स, जिसमें एक कंपोनेंट जो होता है वो अधिक मात्रा में होता है जिसको सॉल्वेंट कहते हैं, और दूसरा कंपोनेंट जो होते हैं वो कम मात्रा में होते हैं, लेस अमाउंट में होते हैं, उसको बोलते हैं हम सॉल्यूट। तो इस तरह से हमने देखा है कि सॉल्यूशन क्या है। तो दो तरह के पार्टिकल से मिलकर बनता है, एक सॉल्यूट और दूसरा सॉल्वेंट ना। सॉल्वेंट सॉल्यूशन में हमेशा एक ही होगा, सॉल्यूट एक से अधिक हो सकते हैं। लेकिन आपके लिए खुशी की बात है कि आपके कोर्सेज ऑफ स्टडी में केवल ऐसा सॉल्यूशन पढ़ना है जिसमें केवल एक सॉल्यूट है और एक सॉल्वेंट है। तो वैसे सॉल्यूशन जिसमें केवल एक सॉल्यूट और एक सॉल्वेंट हो तो उनको बोलते हैं बाइनरी सॉल्यूशन। मैंने लिख दिया है द सॉल्यूशन इन विच कंटेन ओनली टू काइंड्स ऑफ कंपोनेंट्स, वन इज सॉल्यूट एंड अनदर इज सॉल्वेंट, इज कॉल्ड बाइनरी सॉल्यूशन। नाउ गाइस, अब इसके आगे हमारा टॉपिक है काइंड्स ऑफ सॉल्यूशन। तो डियर स्टूडेंट्स, सॉल्यूशंस को कई तरह से क्लासीफाई किया गया है, अलग अलग तरह से उसको क्लासीफाई करेंगे तो हमारे पास कुछ क्लासिफिकेशन अलग अलग टाइप का होगा। तो सबसे पहला क्लासिफिकेशन हमने क्लासीफाई किया है ऑन द बेसिस ऑफ सॉल्वेंट। सॉल्वेंट के आधार पे सॉल्यूशन को दो भागों में बांटा गया है, एक हुआ हमारा एक्वस सॉल्यूशन, दूसरा हुआ नॉन एक्वस सॉल्यूशन। ये सब कुछ फंडामेंटल टर्म्स है जिनको समझना आपके लिए बेहद ज़रूरी है, क्योंकि जब न्यूमेरिकल्स आते हैं तो उसमें बहुत सारे स्टूडेंट्स को प्रॉब्लम हो जाता है समझने में। ये एक टाइप का कोड है, इस कोडिंग को आपको समझना बहुत ज़रूरी है। तो चलिए देखते हैं। ऑन द बेसिस ऑफ सॉल्वेंट, सॉल्यूशन दो तरह के होते हैं, एक्वस सॉल्यूशन, दूसरा होता है नॉन एक्वस सॉल्यूशन। एक्वस सॉल्यूशन किनको बोलते हैं? तो वर्ड एक्वा या एक्वा का मतलब होता है वाटर। वैसा सॉल्यूशन जिसमें सॉल्वेंट के रूप में वाटर होगा उसको बोलेंगे हम एक्वस सॉल्यूशन, और वैसा सॉल्यूशन जिसमें सॉल्वेंट के रूप में कुछ भी हो लेकिन वाटर ना हो उसको बोलेंगे हम नॉन एक्वस सॉल्यूशन। तो गाइज, कई बार न्यूमेरिकल्स में आते हैं, आपको लिटरेचर लिखा रहता है कि एन एक्वस सॉल्यूशन ऑफ HNO3। तो इसका क्या मतलब समझेंगे आप? इसका मतलब आप समझेंगे कि एन एक्वस सॉल्यूशन ऑफ HNO3 का मतलब हुआ कि इसमें सॉल्वेंट जो होगा वाटर ही होगा, और जिसका एक्वस सॉल्यूशन कहा जा रहा है, आई मीन HNO3 जो हो गया वो सॉल्यूट। सिमिलरली एन एक्वस सॉल्यूशन ऑफ ग्लूकोज यदि दे रहा है तो उसका मतलब हम समझेंगे कि हमारा सॉल्वेंट तो वाटर ही है लेकिन सॉल्यूट हमारा क्या है? ग्लूकोज है। तो गाइज, बहुत सारी इंटरेस्टिंग बातें और इन नए नए टॉपिक्स को हम लोग को इस चैप्टर में देखने को मिलेगा। मेरा तो बहुत ही पसंदीदा चैप्टर है ये। तो मैं कोशिश करूँगा आपको कि और भी इंटरेस्टिंग बना के पढ़ाऊँ। आगे बढ़ने से पहले सबसे पहले इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर आगे देखते हैं। ले लीजिए। तो चलिए गाइज, टॉपिक को आगे बढ़ाते हैं। और हमारा टॉपिक चल रहा था काइंड्स ऑफ सॉल्यूशन।
तो काइंड्स ऑफ सॉल्यूशन में हम लोगों ने देखा कि सॉल्यूशन जो है वो सॉल्वेंट के आधार पर हम लोगों ने देखा कि सॉल्यूशन दो तरह के होते हैं, एक्वस सॉल्यूशन, नॉन एक्वस सॉल्यूशन। नाउ अब देखते हैं कि रिलेटिव अमाउंट ऑफ सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट के आधार पे सॉल्यूशन जो है दो तरह के होते हैं। बहुत ही कॉमन टर्म है, आप जानते होंगे, डाइल्यूट सॉल्यूशन एंड कॉन्क सॉल्यूशन। कई बार प्रॉब्लम्स न्यूमेरिकल जब आप बनाएंगे तो वहाँ आएगा कि कंसनट्रेटेड सॉल्यूशन ऑफ HNO3, तो इस टाइप से क्वेश्चंस आते हैं। तो जब आपका टर्म्स क्लियर रहेगा, हर एक चीज़ को आप समझे रहेंगे, तो न्यूमेरिकल्स बनाने में कहाँ कोई परेशानी है। तो चलिए देखते हैं। ऑन द बेसिस ऑफ रिलेटिव अमाउंट ऑफ सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट, सॉल्यूशंस को दो भाग में बांटा जाता है, एक होता है डाइल्यूट सॉल्यूशन, दूसरा होता है कॉन्क सॉल्यूशन या कंसनट्रेटेड सॉल्यूशन। वैसे सॉल्यूशन जिसमें सॉल्यूट का अमाउंट सॉल्वेंट के अमाउंट में बहुत 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 कम हो तो उसको बोलते हैं हम डाइल्यूट सॉल्यूशन। और गाइस जब हम न्यूमेरिकल बनाएंगे, स्पेशली मोल फ्रैक्शन का जब बात आएगा वहाँ, तो वहाँ हम देखेंगे कि सॉल्वेंट का जो मास है या मोल्स है और उसी को हम सॉल्यूशन का मास या मोल्स मान लेते हैं। तो वहाँ जब हम पहुँचेंगे तो वहाँ हम डिस्कस करेंगे अलग से, लेकिन फिलहाल मैंने एक भी बता दिया है कि डाइल्यूट सॉल्यूशन में क्या होता है कि जो सॉल्यूशन का मास होता है उसी को सॉल्वेंट का मास मान लिया जाता है। तो डाइल्यूट सॉल्यूशन वैसे सॉल्यूशन जिसमें सॉल्यूट का अमाउंट सॉल्वेंट के अमाउंट के बहुत बहुत कम होता है उसको बोलते हैं डाइल्यूट सॉल्यूशन। और कॉन्सेंट्रेटेड सॉल्यूशन के बारे में क्या कहेंगे, तो वैसा सॉल्यूशन जिसमें सॉल्यूट का अमाउंट सॉल्वेंट के अमाउंट के कंपेरेबल होता है उसको बोलते हैं हम कंसनट्रेटेड सॉल्यूशन। एग्जाम्पल से समझाते हैं। सपोज करो कि आप सत्तू पीने गए, एक गिलास सत्तू लिया पटियाला गिलास में, और आपने दुकानदार को कहा कि भाई साहब इसमें 5 ग्राम सत्तू डाल दो। दूसरा कोई आदमी आया, उसने भी कहा कि एक गिलास पटियाला गिलास सत्तू दो। उसने क्या किया, कहा कि 200 ग्राम सत्तू, कहा कि आप 200 ग्राम सत्तू मेरे को उसमें डाल के दो। तो क्या है, यहाँ पे हम देखेंगे कि दो टाइप का हमारा सॉल्यूशन हो गया। जब हमने सत्तू को पानी में डाल दिया तो सॉल्यूशन बन गया। एक सॉल्यूशन ऐसा था जिसमें हम लोगों ने 5 ग्राम सत्तू लिया था, दूसरा सॉल्यूशन था जिसमें 200 ग्राम सत्तू लिया था। तो जो 5 ग्राम सत्तू वाला जो हम सत्तू पिएंगे तो उसमें क्या होगा कि केवल हमको पानी का टेस्ट मिलेगा, सत्तू का टेस्ट तो मिलेगा नहीं। और जब 200 ग्राम वाला हम सत्तू पिएंगे तो क्या होगा, उसमें क्लियरली हमको पता चलेगा कि सत्तू हम पी रहे हैं, सत्तू उसका एसेंस हमको पता चलेगा। तो वैसे सॉल्यूशन को बोलेंगे कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन। ठीक है। नाउ नेक्स्ट, सॉल्युबिलिटी के आधार पे मैं क्या कर रहा हूँ कि इस सॉल्यूशन चैप्टर में जितने भी तरह के सॉल्यूशंस आएंगे न्यूमेरिकल बनाते समय या थ्योरेटिकल प्रॉब्लम में, तो मैं सबको डील कर दे रहा हूँ। आगे ये सॉल्युबिलिटी टॉपिक जब हम पढ़ेंगे तो वहाँ पे ये टॉपिक आता, मैंने अभी ही डिस्कस कर दिया है। ऑन द बेसिस ऑफ सॉल्युबिलिटी, सॉल्युबिलिटी के आधार पर सॉल्युबिलिटी क्या होती है, तो किसी गिवन अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट में, किसी फिक्स टेम्परेचर पे, कांस्टेंट टेम्परेचर पे, किसी गिवन अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट में मैक्सिमम कितना सॉल्यूट डिसॉल्व हो सकता है, घुल सकता है, उसी को सॉल्युबिलिटी कहते हैं। तो सॉल्युबिलिटी के आधार पर सॉल्यूशन 3 तरह का हो गया। एक हुआ अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन, दूसरा सैचुरेटेड सॉल्यूशन और तीसरा अनसैचुरेटेड सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन। गाइस आप नोटिस किए होंगे कि आपके यहाँ कोई गेस्ट आया, आपने चाय ऑफर किया और पूछते हैं आप कि कितना चाय चीनी लेंगे, तो कोई गेस्ट कहते हैं कि 1 चम्मच चीनी, कोई गेस्ट आपको कहते हैं कि हम थोड़ा ज़्यादा चीनी मीठा पीते हैं, आप 3 चम्मच चीनी डाल दो। ठीक है। फिर कोई ऐसे भी एक गेस्ट आएंगे जो कहेंगे नहीं नहीं बहुत ज़्यादा मीठा चीनी पीते हैं, चाय पीते हैं, ऐसा करो कि आप 5 चम्मच चीनी डाल दो। आप बहुत सारा कितना भी समझाओगे, आप अगर 5 चम्मच चीनी डालेंगे फिर भी मिठास वही रहेगा जो 3 चम्मच में रहेगा। लेकिन वो कहेंगे नहीं नहीं ऐसा कोई बात नहीं है, मैं बहुत ज़्यादा मीठा चीनी पीता हूँ, आप मेरे को 5 चम्मच चीनी डाल के दो चाय में। तो ये कहानी मैंने आपको समझाई है इस 3 तरह के सॉल्यूशन को समझाने के लिए। एक अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन, दूसरा सैचुरेटेड सॉल्यूशन, तीसरा सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन। क्या है, जब हम चीनी में या मैंने पानी में जब चीनी डालते हैं या दूध में चीनी डालते हैं, थोड़ा सा डाला घुल गया, फिर थोड़ा डाला घुल गया, फिर थोड़ा डाला घुल गया, तो क्या ये प्रोसेस हमेशा कंटिन्यू होने वाला है? बिल्कुल नहीं। एक समय ऐसा आएगा कि अब चीनी कह देगा कि अब हम नहीं घुलेंगे पानी में। ठीक है। तो जिस पॉइंट पे फर्दर एडिशन ऑफ सॉल्यूट स्टॉप हो जाए उस पॉइंट को बोलते हैं सैचुरेशन पॉइंट, और वैसे सॉल्यूशन को बोलते हैं सैचुरेटेड सॉल्यूशन। सैचुरेशन पॉइंट जब एक बार अचीव हो गया, अटेन हो गया, तो फिर उसके बाद उसमें कोई भी सॉल्यूट ऐड नहीं किया जा सकता है, और इसी को बोलते हैं हम सैचुरेटेड सॉल्यूशन। और उस सैचुरेटेड सॉल्यूशन से पहले वाले सॉल्यूशन को हम बोलते हैं
अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन, मतलब कि इसमें सॉल्यूट तब तक ऐड होते रहेंगे जब तक कि सैचुरेशन पॉइंट अराइव ना हो जाए, अटेन ना हो जाए। और मान लो कि सैचुरेशन पॉइंट अराइव हो गया है, अचीव हो गया है, और फिर भी हम उसमें कोई ना सॉल्यूट को जो हम डाल रहे थे उसको हम ऐड करते जा रहे हैं, तो क्या होगा कि वो सॉल्यूट डिसॉल्व नहीं होगा। हम क्या कर रहे हैं कि मान लो कि नमक को या चीनी को ही, सपोज करो कि हमने चीनी लिया C12H22O11, ये सॉलिड फॉर्म में है, हमने इसको वाटर में डाला तो क्या हो गया, C12H22O11 एक्वस फॉर्म में आ गया। ठीक है, एक्वस फॉर्म में आ गया, सॉलिड से एक्वस फॉर्म में आ जाता है, हमको दिखाई नहीं देता है सॉल्यूशन में। जब हम पानी में चीनी को डालते हैं तो नहीं दिखाई देता है, लेकिन जब सैचुरेशन पॉइंट अचीव हो गया है उसके बाद यदि हम चीनी या नमक या कोई सॉल्यूट डालते हैं तो क्या होगा, वो सॉलिड मास के रूप में, अभी क्या था कि डिसॉल्व हो गया था, एक्वस में कन्वर्ट हो गया। उस सैचुरेशन पॉइंट के बाद, यदि सैचुरेशन लिमिट के बाद यदि हम किसी सॉल्यूट को डालेंगे तो क्या होगा, वो सॉलिड मास के रूप में नीचे बैठ जाएगा। आप नोटिस कीजिएगा, आप ये छोटा सा एक्सपेरिमेंट आप करके देखिएगा, खुद से करके देखिएगा कि आप जब फर्दर एडिशन करते जाओगे तो एक समय आएगा कि आप जितना भी सॉल्यूट डाल दो सबका सब नीचे जाके बैठ जाएगा। वैसे सॉल्यूशन को हम बोलते हैं सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन। सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन का पहचानने का बहुत आसान तरीका है, यदि आप वैसा सॉल्यूशन ले रहे हैं, सपोज करो कि सिकंजी पी रहे हो और सिकंजी में नीचे में चीनी बैठा हो रह गया है, इसका मतलब आपने कैसे सिकंजी पी है, सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन को लिया है। ठीक है, तो ये था हमारा सॉल्युबिलिटी के आधार पे सॉल्यूशन का टाइप्स, अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन, सैचुरेटेड सॉल्यूशन एंड सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशंस। अभी काइंड्स ऑफ सॉल्यूशन में और भी कुछ देखना बाकी है, पहले आप क्या करो फटाफट से इसका स्क्रीनशॉट ले लो, फिर उसके बाद मैं देखता हूँ। नाउ गाइज, अब हम लोग देखेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ सॉल्यूशन ऑन द बेसिस ऑफ फिजिकल स्टेट ऑफ सॉल्यूट एज सॉल्वेंट। तो फिजिकल स्टेट ऑफ सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट के आधार पे टोटल 9 काइंड्स के सॉल्यूशन होते हैं। मैंने क्या किया है, टेबुलर फॉर्म में आपको समझाने का प्रयास किया है। देखिए यहाँ पे मैंने बनाया सीरियल नंबर, सॉल्यूट, फिजिकल स्टेट ऑफ सॉल्यूट, फिजिकल स्टेट ऑफ सॉल्वेंट, टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन, और यहाँ पर कुछ एग्जाम्पल्स। तो चलिए देखते हैं। नंबर 1, अगर हमारा सॉल्यूट सॉलिड है, सॉल्वेंट भी सॉलिड है, तो उस सॉल्यूशन को बोलेंगे सॉलिड इन सॉलिड सॉल्यूशन। क्लियर है। नंबर 2, अगर हमारा सॉल्यूट लिक्विड है, सॉल्वेंट सॉलिड है, तो उस सॉल्यूशन को बोलेंगे लिक्विड इन सॉलिड सॉल्यूशन। नेक्स्ट, अगर सॉल्यूट हमारा गैस है, सॉल्वेंट सॉलिड है, तो हम सॉल्यूशन को बोलेंगे गैस इन सॉलिड सॉल्यूशन। ओके। नेक्स्ट, अगर सॉल्यूट हमारा सॉलिड है, सॉल्वेंट लिक्विड है, तो हम बोलेंगे सॉलिड इन लिक्विड सॉल्यूशन। अगर हमारा सॉल्यूट लिक्विड है, सॉल्वेंट भी लिक्विड है, तो हम कहेंगे लिक्विड इन लिक्विड सॉल्यूशन। अगर हमारा सॉल्यूट गैस है, सॉल्वेंट लिक्विड है, तो हम कहेंगे गैस इन लिक्विड सॉल्यूशन। और सिमिलरली अगर हमारा सॉल्यूट सॉलिड है, सॉल्वेंट गैस है, तो कहेंगे सॉलिड इन गैस सॉल्यूशन। और हमारा सॉल्यूट यदि लिक्विड है, सॉल्वेंट गैस है, तो कहेंगे लिक्विड इन गैस सॉल्यूशन। एंड फाइनली अगर हमारा सॉल्यूट भी गैस है और सॉल्वेंट भी गैस है, तो हम कहेंगे गैस इन गैस सॉल्यूशन। नाउ गाइस, कई बार क्या होता है कि लिक्विड इन लिक्विड सॉल्यूशन, सॉलिड इन सॉल्यूशन, ऐसा कुछ नहीं दिया जाता है, सीधा दिया जाता है कि सॉलिड सॉल्यूशन, लिक्विड सॉल्यूशन और गैसियस सॉल्यूशन। तो यदि कुछ ऐसा दिया हो तो आप सिंपल समझेंगे कि उसमें केवल सॉल्वेंट के फिजिकल स्टेट की बात कही जा रही है। मतलब अगर हम कहते हैं कि हमारा सॉल्यूशन सॉलिड सॉल्यूशन है, ठीक है, तो इसका मतलब है सॉल्वेंट ऑलवेज सॉलिड होगा, सॉल्यूट डिफाइन नहीं है, सॉल्यूट सॉलिड भी हो सकता है, लिक्विड भी हो सकता है, गैसेस भी हो सकता है। सिमिलरली अगर कहा जा रहा है कि लिक्विड सॉल्यूशन, तो इसका मतलब हम ये समझेंगे कि हमारा सॉल्वेंट ऑलवेज लिक्विड है और सॉल्यूट जो है वो डिफाइन नहीं है। सॉल्यूट जो है सॉलिड भी हो सकता है, लिक्विड भी हो सकता है, गैस भी हो सकता है। और ठीक वैसे ही अगर गैसियस सॉल्यूशन कहा जा रहा हो तो इसका मतलब समझेंगे कि डेफिनेटली सॉल्वेंट हमारा गैसियस है और सॉल्यूट क्या है, सॉलिड भी हो सकता है, लिक्विड भी हो सकता है, गैसेस भी हो सकता है। तो इस तरह से केवल फिजिकल स्टेट ऑफ सॉल्वेंट के आधार पर सॉल्यूशन 3 तरह के हो गए, सॉलिड सॉल्यूशन, लिक्विड सॉल्यूशन और गैसियस सॉल्यूशन। लेकिन अगर बात करते हैं फिजिकल स्टेट ऑफ सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट दोनों की, तो हमारा सॉल्यूशन 9 तरह का होता है, जो कि मैंने कुछ समझा दिया है ना। चलिए वन बाई वन सबका एग्जांपल लिखते हैं। सॉलिड इन सॉलिड सॉल्यूशन का एग्जांपल क्या हो गया, एलवाइज, स्टेनलेस स्टील, ठीक है। नेक्स्ट, लिक्विड इन सॉलिड सॉल्यूशन का एग्जांपल क्या हुआ, एमेलगम। एमेलगम हम जानते हैं कि मरकरी क्या है, एक लिक्विड है, और कॉपर या आयरन या जिंक जो कि सॉलिड होता है, उसको मरकरी लिक्विड में डिप करके जब निकालते हैं तो मरकरी का लेयर उस पर चढ़ जाता है और उसको हम बोलते हैं एमेलगम।
ना नेक्स्ट है गैस इन सॉलिड, जिसका एग्जांपल हो गया हाइड्रोजन गैस। जब प्लेटिनम या पैलेडियम कैटलिस्ट से गुजारते हैं उसको तो उसके ऊपर चढ़ जाता है, तो उसको ये एग्जांपल हमारा हो गया गैस इन सॉलिड सॉल्यूशन का। नेक्स्ट हमारा हुआ सॉलिड इन लिक्विड सॉल्यूशन, बहुत ईजी, डेली लाइफ में यूज होता है, NaCl प्लस वाटर, शुगर प्लस वाटर एंड मेनी मोर। लिक्विड इन लिक्विड सॉल्यूशन, इथेनॉल प्लस वाटर को जब मिक्स करेंगे तो वो लिक्विड इन लिक्विड सॉल्यूशन का एग्जांपल होगा, जहाँ वाटर जनरली जो होगा वो सॉल्वेंट होगा और इथेनॉल जो होगा वो सॉल्यूट होगा। गाइस सब पहले जो लिखा हुआ है वो सॉल्यूट है और बाद में जो आ रहा है वो हमारा सॉल्वेंट है ना। उसी तरह से गैस इन लिक्विड सॉल्यूशन की बात करते हैं तो CO2 प्लस H2O, हम आगे भी पढ़ेंगे। जनरली जो हम लोग कोल्ड ड्रिंक्स पीते हैं, सॉफ्ट ड्रिंक पीते हैं, तो उसमें क्या होता है, फ्लेवर्ड वाटर में CO2 को प्रेशर दे के पैक किया जाता है। उसको हम लोग पढ़ेंगे जब हम लोग सॉल्युबिलिटी हेनरीज लॉ पढ़ रहे होंगे, तो उसमें हम लोग इसको डिटेल में देखेंगे। फिलहाल ये एग्जांपल हो गया आपका सॉफ्ट ड्रिंक में CO2 प्लस H2O का जो कॉम्बिनेशन हुआ वो एग्जांपल हुआ आपका गैसेस इन लिक्विड सॉल्यूशन का। नेक्स्ट सॉलिड इन गैस सॉल्यूशन का एग्जांपल हमारा आयोडीन वेपर, और फिर लिक्विड इन गैस सॉल्यूशन का एग्जांपल ह्यूमिडिटी ऑफ एयर, एंड गैस इन गैस सॉल्यूशन का एग्जांपल हुआ स्मोक एंड एयर। तो गाइज ये था आपका हमारा आपका सॉल्यूशन का क्लासिफिकेशन, अलग अलग तरह से सॉल्यूशन का क्लासिफिकेशन को हम लोगों ने देखा है। और गाइज हमको लगता है कि आपको ये वीडियो समझ में आया होगा। अगर वीडियो नहीं समझ में आया है तो 2-3 बार आप इसको फिर से पॉज करके फिर से इसको रिपीट करके देखने का प्रयास करेंगे, डेफिनेटली आपको समझ में आएगा। और यदि गाइस वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ उसे लाइक करेंगे, शेयर करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे। और बहुत ही जल्दी इसके आगे का टॉपिक हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। आगे के टॉपिक में हम लोग बात करेंगे कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन की। बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है। वैसे तो आपने 11th में इसको पढ़ा ही होगा, लेकिन फिर भी मैं यहाँ पर डिटेल से पढ़ाऊँगा, बेसिक से पढ़ाऊँगा और बहुत ही मज़े से पढ़ाऊँगा। तो गाइज़ यदि वीडियो को अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक करेंगे, एंड बहुत ही जल्दी मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ। टिल देन हैव अ गुड डे।